आखिर क्यों आकाश आनंद जी को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई और क्या होगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य? क्या आकाश आनंद पार्टी को दोबारा से राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे? और क्या वो वोट जो बहुजन समाज पार्टी से बहुजन का छिटक गया है उसे आकाश आनंद 2027 में वापस ला पाएंगे? और क्यों एक दलित बौद्ध मुख्य न्यायाधीश का महाराष्ट्र में हुआ अपमान? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज मैं इन दो मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी की, जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने एक मान्यवर साहब की शुरू की गई इस पार्टी को टॉप लेवल पर पहुंचाया और अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में अपना एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद 2012 में सत्ता से हटने के बाद लगातार ये पार्टी चुनाव दर चुनाव हार रही है। इसी बीच आकाश आनंद जी को बहन जी बड़ी जिम्मेदारी देती हैं 2024 के चुनावों में, और प्रचार भी बहुत तेजी से होता है। लेकिन इसी बीच 3 चरण के चुनाव से बहन जी आकाश आनंद जी को वापस लेती हैं और उन्हें पद से हटाती हैं, उत्तराधिकारी से उनका नाम वापस लेती हैं। 2 महीने बाद पुनः फिर उनको उत्तराधिकारी बनाती हैं, बड़ी जिम्मेदारी देती हैं। लेकिन 12 फरवरी 2025 के चुनाव को एक शादी को लेके 12 फरवरी में हुई शादी में बड़े बड़े दिग्गज पार्टी से बाहर निकाले और उसी की भेंट चढ़े आकाश आनंद। हालांकि उस शादी के अलावा एक और वजह उसमें बताई गई थी कि एक मीटिंग के दौरान आकाश आनंद ने कहा था कि कुछ बड़े लोग बैठे हैं पार्टी में जो हमें काम नहीं करने देते। मैं अक्सर ये सुनता हूँ कोऑर्डिनेटर्स को ये कहते हुए कि साहब बड़े ऊपर के जो लोग हमें काम नहीं करने देते, तो उस बोले आकाश आनंद जी ने कहा, हो सकता है कि ये बात उन्होंने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए, पदाधिकारियों को साधने के लिए कही हो, या हो सकता है उन्होंने ये महसूस किया हो। ये तो आकाश आनंद जी बेहतर बता सकते हैं कि आप जो महसूस करते हैं वही मैं महसूस करता हूँ। जो बड़े पदों पर बैठे हैं हम उनको हिला नहीं सकते, हम उन्हें पार्टी से हटा नहीं सकते, लेकिन हमको उनके बीच रह के पार्टी में काम करना होगा, पार्टी को बढ़ाना होगा। इस वीडियो के आने के बाद बहन जी फिर आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर निकालती हैं, जिम्मेदारियां छीनती हैं और इसके बाद आकाश आनंद जी बहन जी से माफ़ी मांगते हैं और पुनः 18 मई 2025 में दिल्ली में मीटिंग होती है और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के सभी और देश से मुख्य जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं सभी, और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, जिला अध्यक्ष, वो सभी को बुलाया जाता है। बड़ी मीटिंग होती है और उन्हीं के बीच आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी में जो नया पद सृजित होता है, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर। जी हाँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर तो हमारे पास थे ही 3, आपके बेनीवाल जी, आपके जो है राम जी, गौतम जी और राजा राम जी, ये 3 कोऑर्डिनेटर थे जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर। इनके ऊपर मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद सृजित किया गया और आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास 7, 8 इस तरह राज्यों की जिम्मेदारी है और इनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दे दी आकाश आनंद जी को। और तो अब अपनी नई पारी, जो अब ये नई जिम्मेदारी मिली है, उसको किस तरह से आकाश आनंद जी निभाते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं। बहन जी जो कि लगी हैं पार्टी के
पुनर्स्थापना में, या ये कहें कि जो रिनोवेशन में लगी हुई हैं पार्टी, जो कि एक समय टॉप पर थी और टॉप से उतरते उतरते नीचे आ चुकी है। 6% वोट, 30% वोट वाली जो पार्टी थी आज वो 6% वोट पे आके टिकी हुई है। अब देखना यह है कि 27 में क्या होगा, वोट ऑफ परसेंटेज गिरेगा या आकाश आनंद जी उस वोट ऑफ परसेंट को वापस लेके कुछ बढ़ाएंगे या बहुत बढ़ाएंगे। ये 2027 के चुनावों में और उनकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं और कार्यकर्ताओं से किस तरह काम लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में काम करना है कार्यकर्ता को, और कार्यकर्ता को किस तरह से आकाश आनंद जी डील करते हैं और कैसे कार्यकर्ताओं को वो पद देते हैं। क्या वही ढर्रा अपनाया जाएगा कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पद देते रहेंगे और पार्टी का ऐसे ही बंटाढार होता रहेगा, या कुछ एक्टिव कार्यकर्ताओं को। एक चीज़ मैं बसपा में अक्सर देखता हूँ, किसी भी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को तुरंत बड़ा पद दे दिया जाता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच की जंग चल रही है। बहुजन समाज पार्टी में से कोई व्यक्ति टूट के गया, उसको तुरंत बड़ा पद जो है आजाद समाज पार्टी मिल जाता है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने बहुजन समाज पार्टी में कैसा काम किया, उसने पार्टी को ढोने काम किया या पार्टी को उठाने काम किया, उसने गलत तरीके से पैसे कमा के लोगों के बीच पार्टी की छवि खराब की, या एक अपनी छवि बना के पार्टी को उठाने काम किया। ऐसा कुछ कोई मूल्यांकन उनके कार्यों पर नहीं किया जाता। और ऐसे ही आजाद समाज पार्टी में से कोई व्यक्ति टूट के आता है बहुजन समाज पार्टी में, तो उसे इस तरह सम्मान दिया जाता है, पता नहीं कितना बड़ा आदमी हमारे यहाँ पर आ गया है। तो ये जो आपस की लड़ाई है दोनों की, ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बन रही है। और मैं ये देखता हूँ कि एक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से टूटा, 10-15 दिन बाद वो पुनः फिर बहुजन समाज पार्टी में आ जाता है और पदाधिकारी बन जाता है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है निकलने आने जाने का, ये स्वार्थ का ट्रेंड है। उनको पार्टी की जो है रीति नीति से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। उनको अपना स्वार्थ देखना है कि मेरा स्वार्थ कहाँ पर सिद्ध हो रहा है और मुझे कहाँ पर लाभ होगा। तो ये ट्रेंड चल रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा आकाश आनंद जी को। क्या दूसरी पार्टियों में से आए हुए नेताओं को इतना बड़ा सम्मान देना चाहिए, जो कि वो जो है आने जाने वाले होते हैं, निकलते रहते हैं, उन्हें पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, पद ले लिया दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो ये सब देखना होगा। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी की बात रही कि आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी दी, हम उन्हें बधाई देते हैं, बहन जी का साधुवाद करते हैं कि चलो उन पर एक बार विश्वास जताया और उनका तेवर, एक बार ट्रेलर जो लोकसभा चुनावों में देखा समाज के लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी कि जब एक तो परिवारवाद पे नहीं चलना था बहन जी को, इनको नहीं बनाना था और बना भी दिया, तो फिर वो अच्छी रो में थे, अच्छा बोल रहे थे, प्रहार अच्छा कर रहे थे, तो उस समय नहीं हटाना चाहिए था। ये भी एक बात चल रही थी इसमें। तो हम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आगे एक मुद्दा और मेरे अभी संज्ञान में आया है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के वी.आर. गवई साहब, जो कि दूसरे दलित और पहले बौद्ध जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। हालांकि ये बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े आदमी के साथ भी दलित टैग लग रहा है बार बार। मुख्य न्यायाधीश ना कह के दलित मुख्य न्यायाधीश कहा जा रहा है उनको। बौद्ध तो कह सकते हैं कि बौद्ध हैं पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक जो है प्रोटोकॉल होता है कि जब मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे राज्य में किसी समारोह कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए वहाँ के मुख्य सचिव या डीजीपी या कमिश्नर आते हैं रिसीव करने के लिए। लेकिन जस्टिस वी.आर. गवई साहब जब महाराष्ट्र गए एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो इन तीनों में से कोई भी उनको रिसीव करने नहीं आया, मतलब प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जज साहब जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है उस कार्यक्रम, उस समारोह में, कि मेरे आने का या मुख्य न्यायाधीश के आने का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।
ये बड़े शर्म की बात है। तो इसकी वजह क्या रही है? जब इसके पीछे पत्रकारों ने झांका, जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने देखा, तो ये पता चला कि ये तीनों के तीनों लोग श्रवण थे, जो कि 2 ब्राह्मण और एक कायस्थ, इसमें 2 महिलाएं भी थीं। तो वो जो लोग थे इन्होंने ये सोच के, हो सकता है ये सोचा हो कि एक दलित जो है न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है दलित, तो हम इनके लिए क्यों जाएं। ये एक जाति का टैग हो सकता है। तो क्या जाति की वजह से ही अपमान हो रहा है मुख्य न्यायाधीश का? भारत के मुख्य न्यायाधीश का अगर जाति की वजह से अपमान हो सकता है, तो आम लोगों की तो हैसियत क्या है, उनके साथ क्या होता होगा। मैं ये कहना चाहता हूं मुख्य न्यायाधीश महोदय से कि आप देखिए और समझिए कि इस देश के लोगों की मानसिकता क्या है, इस देश के लोगों की सोच क्या है कि जब मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबका अपमान ये लोग करते हैं। मुख्यमंत्री को ये टोटी चोर कह देते हैं, राष्ट्रपतियों को ये मंदिर में नहीं घुसने देते, बाहर से दर्शन करने कराते हैं ये लोग। और मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का प्रोटोकॉल पालन नहीं करते हैं। तो ये लोग किस मानसिकता के हैं, कैसी सोच के हैं। डीजीपी, कमिश्नर और ये जो सेक्रेटरी का पद होता है, ये बहुत छोटा पद है। तुलनात्मक दृष्टि देखें तो मुख्य न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च पद है और असीम शक्तियां दी हुई हैं संविधान में उनको। जी हाँ, राष्ट्रपति जी को संविधान में इतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं जितनी उनसे कई गुना ज़्यादा शक्तियां जो है मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को दी गई हैं। और ऐसे व्यक्ति का अपमान ये पदाधिकारी या ये अधिकारी लोग कर रहे हैं, तो क्या सोच रही होगी। हालांकि बाद में ये कार्यक्रम के बाद उनको छोड़ने के लिए ये लोग पहुंचे, तीनों लोग, और इन्होंने माफ़ी मांगी जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन अपमान तो किया, अपमान करने के बाद सॉरी कहने क्या मतलब है। एक जो है लोगों के सामने मैसेज छोड़ दिया कि हमने दलित जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को हमने रिसीव नहीं किया। इन सोच के साथ देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे तरक्की करेगा। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसे देश को अपना देश कैसे कह दूं जहां मेरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार होते हैं। जिस देश में जानवर पानी पीता है वहां मेरा समाज पानी नहीं पी सकता। जहां मेरे समाज की महिलाओं को अपने ब्लाउज की गांठ खोल के सर पे चप्पल रख के चढ़ना पड़ता हो, मिस्टर गांधी, मैं उसे अपना देश कैसे कह दूं। जब तक ये चीज़ें बदली नहीं जाएंगी तब तक देश भारत नहीं बनेगा, जातिवादी भारत रहेगा। जब तक जातंकवादियों का कोई इंतजाम नहीं होगा तब तक भारत, अखंड भारत या संपूर्ण भारत या राष्ट्र, एक राष्ट्र भारत नहीं बन सकता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज आपके सामने जो है उपस्थित हुआ इन 2 मुद्दों को लेके। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अवश्य मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथी।